दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म क्लासमेट गुरु पे। हम लोग कवर कर रहे हैं साइंस की एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में हम कवर कर रहे हैं मुख्य रूप से बायोलॉजी वाला पोर्शन और जीव विज्ञान वाला जो पोर्शन हम लोग कर रहे हैं उसमें से क्लास 6, 7, 8 और 9 का जीव विज्ञान हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब क्लास 10 का जो है जीव विज्ञान हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से हमने लगभग 2 या 3 चैप्टर जो है कंप्लीट किया है। आगे हम लोग जो है अगले क्रम में जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको आज कंप्लीट करेंगे और इसी क्रम में मुख्य रूप से हम लोग आने वाले 2 या 3 दिनों में पूरा जो बायोलॉजी है क्लास 10 तक का वो समाप्त कर लेंगे। उसके बाद से फिर रिवर्स से हम लोग चलेंगे, फिजिक्स शुरू करेंगे क्लास 6 से क्लास 10 तक, फिर केमिस्ट्री, और इस तरह से आपका पूरा जो है एनसीईआरटी जो साइंस का है वो कवर हो जाएगा। आपको जैसे पता भी होगा कि जो एनसीईआरटी है साइंस, उसका कितना बड़ा जो है महत्वपूर्ण भाग है। आपके जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो गया या कोई भी वनडे एग्जाम जैसे एनटीपीसी हो गया या आरआरबी का कोई भी एग्जाम हो गया या कोई भी वनडे एग्जाम्स हो गया, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाला है क्लास। तो इसमें जो फैक्चुअल जो जहाँ जहाँ पे फैक्ट आएगा वहाँ पे हम लोग तो डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, साथ में जो डिस्क्रिप्टिव मुख्य रूप से जो चीज जानकारियां होती हैं उसको भी हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं बिना कोई देरी किए अपने सेशन पे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है मुख्य रूप से कि एकल जीवों में प्रजनन की विधि क्या है, यानी ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जिनका निर्माण मुख्य रूप से एक कोशिका से हुआ है, उन जीवों में प्रजनन कैसे होता है, उन जीवों में जनरेशन कैसे बढ़ता है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। मुख्य रूप से हम लोग मनुष्य में जनन कैसे होता है ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 7 की एनसीईआरटी या 8 की एनसीईआरटी में आते आते हम लोग पूरा कवर कर लिए थे। लेकिन इस एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है कि जो एक कोशिकीय जीव है, जैसे आपका अमीबा हो गया, तो अमीबा में कैसे जनन होता है, वो तो एक कोशिकीय है, तो उसके बारे में हम लोगों को आज कवर करना है। तो जैसे ईस्ट की वृद्धि हो गए तो या कवक की वृद्धि हो गए, तो उसको अगर आप तुलना करेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जनन की विधि कैसे होती है एकल जीवों में। तो एकल जीवों में, चूंकि एकल जीव का मतलब ऐसे जीव जो कैसे हों, एक कोशिकीय हों, जो एक कोशिकीय हों उनकी बात किया गया है, यानी जिनमें एक कोशिका हो। तो उसमें कौन कौन सी प्रजनन की विधि है, उसमें पहला प्रजनन की विधि है उसको कहा जाता है विखंडन। क्या कहा जाता है? विखंडन। तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उसमें कोशिका विभाजन या विखंडन द्वारा क्या होता है, नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जैसे क्या हुआ, जो पुरानी कोशिका है वो क्या होती है, चूंकि एक कोशिकीय जीवों की बात की जा रही है, वो फैलती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और उसके केंद्रक से जो सेंट्रॉइड होता है वहां से अलग होता है, वो 2 भागों में अलग हो जाती है, और वैसे अलग होकर फिर वो क्या हो जाती है, एक अलग प्रकार की जो है जीव उत्पन्न कर देती है। तो इस तरह से उसमें होता है विखंडन की प्रक्रिया के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन, इसी को कहा जाता है विखंडन कहा जाता है। इस तरह से क्या होता है, अगला प्रजनन होता है, मतलब मुख्य रूप से अगले जनरेशन का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे आप अमीबा में देख लेंगे, प्रोटोजोआ में देख लेंगे, तो प्रोटोजोआ में अनेक जीवाणुओं में आप देखेंगे तो कोशिका विभाजन में क्या होता है, 2 बराबर भागों में कोशिका विभक्त हो जाती है और फिर वहां से अलग जीव का निर्माण होता है। जैसे अगर विखंडन आप देखना चाहें तो अमीबा में देख सकते हैं। अमीबा में देखिए, जैसे ये बड़ा अमीबा है, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, अब यह केंद्रक मुख्य रूप से क्या हुआ, यह केंद्रक जो आपका है, यह अमीबा का केंद्रक बड़ा हुआ। जब बड़ा होगा ये, तो बड़ा होते होते क्या हुआ, देखिए 2 केंद्रक में 2 केंद्रों में विभक्त हो गया। अब मुख्य रूप से इससे 2 बने अमीबा, यह जाके 2 अलग अलग भाग में टूट गया, तो क्या हो गया, 2 अमीबा का निर्माण हो गया। तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है, विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो ये भी पूछा सकता है विखंडन किस में होता है, एक कोशिकीय जीव में कि बहुकोशिकीय जीव में, तो एक कोशिकीय जीव में होता है। और मुख्य रूप से अमीबा में कौन सा होता है, द्विखंडन होता है। तो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं जिनमें एक कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका से उसकी बॉडी बनी होती है, उन जीवों में मुख्य रूप से कैसे जो होता है प्रजनन होती है, वो प्रक्रिया कैसे होती है, विखंडन से होती है, जैसा अमीबा आपने देखा। ठीक है, तो जैसे अगर एग्जाम्पल लें, जैसे काला जर के जो रोगाणु होते हैं बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया भी ऐसे ही करते हैं। जैसे काला जर के जो रोगाणु होते हैं, तो लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है और वो क्या होते हैं, फिर द्विखंडन तल से
मुख्य रूप से विभाजित होता है। फिर मलेरिया में भी देखा जाए तो मलेरिया कैसा है, परजीवी। जो मलेरिया का परजीवी होता है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम होता है। तो ये हम लोग पढ़े भी हैं, जो मलेरिया है वह परजीवी से होता है, जो डेंगू होता है वह वायरस से होता है, विषाणु जनित रोग है। वैसे ही जो टीबी होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। तो मलेरिया किस परजीवी के कारण होता है, उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम है। ठीक है, तो वैसे अगर प्लाज्मोडियम की बात किया जाए कि इसमें प्रजनन कैसे होता है, तो ठीक यही प्रोसेस होता है। यानी क्यों, क्योंकि यह भी एक प्रकार का कैसा जीव है, एक कोष के जीव है। तो इसमें मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम हो गया या अन्य एक कोष के जीवों के साथ संयोग करके अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, बहुखंडन। यानी बहुखंडन क्या कहलाता है, बहुखंडन का मतलब जब कोई एक कोष की जीव अन्य एक कोष की जीव के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो उसको कहा जाता है बहुखंडन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं। वही दूसरी ओर देखें ईस्ट के बारे में, तो ईस्ट जो होता है कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं। ईस्ट में होता क्या है, कोशिका में मुख्य रूप से जो मुकुल आते हैं वो उभरते हैं, निकलते हैं, निकल कर फिर कोशिका से अलग हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और तब वृद्धि करने लगते हैं। जैसे अगर मुकुल की अगर बात कहें हम लोग, तो जैसे ये वाला जो चित्र आप देख रहे हैं मुख्य रूप से यह लेशमानिया में द्विखंडन हो रहा है। लेशमानिया के बारे में आपने देखा ही है, काला जर का जो रोगाणु होता है वही होता है लेशमानिया। तो देखिए इसमें कैसे प्रजनन हो रहा है मुख्य रूप से। देखिए यह चित्रों मुख्य रूप से ये पहला, इसकी पहला प्रारंभिक अवस्था है। अब ये क्या हो रहा है, इसके जो शीर्ष है, शीर्ष भाग से देखिए कैसे, यहाँ पे इसका शीर्ष भाग देखिए, इसका शीर्ष भाग ये, यह इस शीर्ष भाग से फिर जब जैसे ही बड़ा हुआ इसमें दो केंद्रक बन गए। जैसे ही दो केंद्रक बना फिर ये दो भागों में विभक्त होना शुरू हो गया और अंततः दो भागों में क्या हो गया, विभक्त हो गया, द्विखंडन हो गया लेशमानिया में। तो ये सारी चीजें होती हैं मुख्य रूप से। ठीक है, आगे देखिए दूसरा प्रोसेस क्या है, खंडन। दूसरा प्रोसेस है खंडन। यह भी किस में होता है, एक कोशिकीय जीव में ही होता है। जैसे सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है, यानी मुख्य रूप से खंडन किस में होता है, तो बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जिसकी जनन की सरल विधि जिसमें कार्य करती है उसमें। सरल संरचना किस में होता है, तो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। जैसे देखा जाए एस्पाइरोगाइरा जो है सामान्यतः विकसित होकर क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। यानी एस्पाइरोगाइरा का अगर एग्जांपल हम लें तो क्या होता है, ये पहले विकसित होता है, फिर विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में विभक्त होता है और यही टुकड़े या खंड वृद्धि करके फिर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। किसमें, एस्पाइरोगाइरा में। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे अगर देखें, क्या यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य है, नहीं, सभी बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता है, केवल किसमें होता है, स्पेशली एस्पाइरोगाइरा में होता है। तो ये भी याद रखेंगे, एस्पाइरोगाइरा जो है बहुकोशिकीय जीव है और इसमें एक बड़ा सा एस्पाइरोगाइरा जो है विकसित होकर और मुख्य रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है और यही टूटा हुआ या खंडित हुआ जो छोटा टुकड़ा होता है यही वृद्धि करके क्या करता है, नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, वृद्धि कर लेता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से कारण क्या है इसका, तो अधिकतर बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो विभिन्न कोशिकाओं के समूह मात्र ही नहीं होते हैं, बल्कि विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। हम लोग क्लास 9 में पढ़े भी थे, उससे अलग ऊतक भी पाए जाते हैं और अलग अलग ऊतकों का अलग अलग कार्य होता है। अलग अलग कार्य रचना के आधार पर मुख्य रूप से, जैसे पेशी ऊतक हो गया, उसका काम क्या है, गति करना। तो ये सारी चीजें हैं मुख्य रूप से मिला के जो इसके लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे अगर देखें अगला पॉइंट है जो है वो है पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जनन है, यानी पुनरुद्भवन जिसको कहा जाता है। तो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन होता क्या है, तो मुख्य रूप से पूर्ण रूपेण जो विभेदित जीव होते हैं वो उसमें क्या होता है, अपने कायिक भाग से नए जीवों का निर्माण करने की जो क्षमता होती है उसी को पुनरुद्भवन कहा जाता है। यानी पुनरुद्भवन कहते किसे हैं, तो पूर्ण रूपेण विभेदित जीव जो होते हैं वह अपने कायिक भाग से जब नए जीव का निर्माण करते हैं तो उस नए जीव के निर्माण करने की जो क्षमता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसी कैपेसिटी को कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो अलग अलग जो टुकड़े टूटते हैं और टूटने के बाद फिर वृद्धि करके जब एक नए जीव बना लेते हैं, एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी पुनरुद्भवन कहलाती है या पुनर्जनन कहलाती है। जैसे किसमें होता है प्रक्रिया, तो यह पुनर्जनन की प्रक्रिया, पुनरुद्भवन की प्रक्रिया सामान्यतः हाइड्रा में, प्लेनेरिया में
इन लोगों में पाया जाता है। यानी इनके कई टुकड़ों में अगर इनको काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, विकसित होकर पूर्ण रूप से जीव का निर्माण कर लेता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुनरुद्भवन कहलाती है या पुनर्जन्म कहलाती है। ठीक है, आ रहा समझ में सारी चीजें? तो ऐसे पुनर्जन्म या क्या कहा जाता है इसको? मुख्य रूप से पुनरुद्भवन कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए। अगला है मुकुलन। मुकुलन किसे कहते हैं? यहां तक कोई दिक्कत नहीं कोई? चलिए आगे मुकुलन अगर हम बात करें तो मुकुलन क्या है? तो जैसे हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग करके मुकुलन के लिए, कोशिकाओं का उपयोग क्यों करते हैं? मुकुलन के लिए करते हैं। मुकुलन है क्या? तो हाइड्रा में जो कोशिकाओं के नियमित विभाजन जो होता है, नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पे क्या हो जाता है? उभार विकसित हो जाता है। यानी जैसे हाइड्रा जैसे जीव का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जब कोशिकाएं उसमें नियमित रूप से विभाजित होती हैं तो विभाजन होने के कारण क्या होता है? एक स्थान पे उनके उभार आ जाता है। यही उभार जिसको मुकुल कहा जाता है बाद में वृद्धि करने लगता है और वृद्धि करते हुए नन्हे जीव में क्या हो जाता है? बदल जाता है और फिर विकसित होकर जनक से अलग हो जाता है, स्वतंत्र जीव बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है? कायिक परिवर्धन। अच्छा, कायिक परिवर्धन क्या है? तो ऐसे बहुत सारे पौधे जिनमें कुछ भाग में जैसे जड़, तना तथा पत्तियां अलग अलग भागों में क्या होती है? विकसित होकर नए पौधे का निर्माण कर लेती है। मैंने कुछ ऐसे भी पौधे आप देखे होंगे जिनके अलग अलग भागों को, जैसे तनों को काट दें, जड़ को काट दें, पत्तियों को अलग करके ले जाकर अगर लगाए तब भी एक नया जीव, एक नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो उस तरह की प्रक्रिया को कहा जाता है कायिक परिवर्धन। क्या कहा जाता है? कायिक परिवर्धन। अधिकतर जंतुओं के विपरीत देखा जाए जो एकल पौधे होते हैं इस क्षमता का ज्यादा उपयोग जन्म की विधि में करते हैं। जैसे आप देखे होंगे कलम लगाना जो पेड़ पौधे होते हैं उनका, या परतन अथवा रोपण जो होता है, ये सब किसकी तकनीकी है? कायिक परिवर्धन की तकनीकी का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है? जो एग्रीकल्चर है, बागवानी है, इसमें किया जाता है। कायिक परिवर्धन का मुख्य रूप से ज्यादातर में उपयोग किया जाता है। जैसे मुख्य रूप से फसलों में भी देखें तो आप गन्ना, गुलाब या अंगूर के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं जो मुख्य रूप से इस तरह से जो बीज होते हैं, बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा सबसे ज्यादा पुष्प और फल जो होता है वो कम समय में लगने लगते हैं। ठीक है, वही पद्धति अगर देखा जाए केला, संतरा जो हो गया, गुलाब हो गया, चमेली हो गया, इन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी होता है। जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता क्या करते हैं? खो चुके होते हैं, उनको भी उगाने के लिए, जैसे गन्ना वगैरह चीजें हो गई, उसको उगाने के लिए कायिक परिवर्धन का भी क्या किया जाता है? जैसे गन्ना देखे होंगे, बड़ा सा होता है गन्ना, उसको अलग अलग भागों से काट कर और मुख्य रूप से उसको क्या किया जाता है? और जो खेत होता है उसमें उसको समेट दिया जाता है। तो उसके बाद से क्या होता है? वो अलग अलग भागों से गन्ने का मुख्य रूप से गन्ने का पौधा वहां से मतलब उगने का काम करता है। तो ये सब प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? कायिक प्रक्रिया कहलाती है। यानी मुख्य रूप से एक आप कह सकते हैं कायिक प्रक्रिया या कायिक परिवर्धन ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेड़ पौधों की कोई भी भाग, जैसे जड़ ले लिए, तना ले लिए, पत्तियां ले लिए, इनसे भी अलग अलग मुख्य रूप से पौधों का निर्माण हो सकता है, उसको कायिक परिवर्धन कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें ये पत्ती है, अब इस पत्ती को क्या किया गया? मिट्टी में डाल दिया गया और उपयुक्त इसको खाद वगैरह दिया गया। अब सभी भागों से एक देखिए, जहां जहां पे ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ये सभी भागों पे क्या हो रहा है? सभी भागों पे एक एक प्लांट्स जो है वो उग रहा है, एक एक प्लांट्स जो है उनकी उगाई हो रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस है? कायिक परिवर्धन प्रोसेस है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कायिक परिवर्धन कहा जाता है। आगे देखिए उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन क्या होता है? तो इस तकनीकी में क्या होता है? पौधों का जो उत्तक होता है और उसकी कोशिकाएं जो होती हैं उनके शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक करके नए पौधे उगाए जाते हैं। तो पौधों के उत्तकों को और उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से अलग करके नए पौधे उगाए जाते हैं उत्तक संवर्धन वाले प्रोसेस में। मुख्य रूप से कृषि वगैरह सारी चीजों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सजावटी पौधे जो होते हैं उसमें किन तकनीकी का ज्यादा उपयोग किया जाता है? आपके उत्तक संवर्धन का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कृषि में आपने देखा कायिक परिवर्धन का। ठीक है, अगला देखिए, अगला चीज है बीजाणु समासंघ। बीजाणु समासंघ ये भी एक प्रोसेस है प्रजनन का। तो बीजाणु समासंघ क्या होता है? जैसे अनेक सरल बहुकोशिकीय जीव में जो विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, आपको पता भी हो, अलग अलग चीजों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की जनन संरचनाएं होती हैं। जैसे राइजोपस का कवक जो है मुख्य रूप से जाल अगर देखा जाए तो जनन के भाग नहीं है, परंतु वही देखा जाए उसमें सूक्ष्म गोल संरचनाएं जो होती है वो जनन में भाग ले लेती हैं, जिसको गुच्छ बीजाणुधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
और यही वृद्धि करके नए क्या करते हैं, जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक, यही वृद्धि करके क्या करते हैं, नए जीव उत्पन्न करते हैं। आगे देखिए लैंगिक जनन। लैंगिक जनन हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास 8 वाला जो एनसीईआरटी था उसमें पढ़ा था हम लोगों ने। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर अथवा मादा का होना जरूरी होता है। ठीक है, उस तरह के जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। तो नर और मादा दोनों का होना जरूरी होता है, उस तरह के जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, अब इस जनन में मुख्य रूप से नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि एकल जीव की भागीदारी होती है, वही माने एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है। तो वैसे ही देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और नहीं एकल मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। उसके लिए क्या किया जाएगा, जब मेल और उसके फीमेल होंगे तभी जाके क्या होगा, एक नई संतति का निर्माण होगा। तो इस तरह के जो जनन होते हैं उस जनन को लैंगिक जनन कहा जाता है और दोनों के लिंगों की जरूरत होती है इसमें, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मुख्य रूप से लैंगिक जनन कहा जाता है। ये हम लोग पढ़े भी थे, डिस्कस भी किए थे। आगे देखिए लैंगिक जनन प्रणाली क्यों या कैसे, तो इसमें क्या होता है। अच्छा, हम लोग देखे थे मनुष्य में कि अगला जनरेशन मेल होगा फीमेल होगा, किस पे डिपेंडेबल होता है, फादर्स का जो क्रोमोसोम्स होता है, गुणसूत्र होता है, उस पे डिपेंडेबल होता है। ठीक है, मदर्स के क्रोमोसोम पे डिपेंडेबल नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है, एकल जो कोशिका होती है, पैतृक जो कोशिका होती है, वह दो संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिक्रिया मुख्य रूप से होता है। और डीएनए यही क्या होता है, क्रोमोसोम का जो धागा टूटता है, क्रोमोटिक धागा, वह अगले जनरेशन में क्या करता है, मुख्य रूप से ट्रांसफर होता है। ठीक है, स्पीसीज, ये सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 8 की एनसीईआरटी में। तो जिन लोगों को यहाँ पे स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 8 की एनसीईआरटी में जो हम लोगों ने क्लास लिया है उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो में मुख्य रूप से। ठीक है, अब इस तरह से युग्मक बनते हैं और दोनों से युग्मनज निकलते हैं, एक नर से एक मादा से, और दोनों विभाजन होकर जो दोनों जब मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज जब बनाते हैं, यानी जायगोट बनाते हैं, तब जाके क्या होता है, निर्माण होता है, अगली संतति का निर्माण होता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था पहले। ठीक है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में संक्षिप्त में बताया, क्योंकि इसको हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो मादा युग्मक किसे कहते हैं, जो मुख्य रूप से जो अंडाणु होता है, ये उसमें से निकलने वाला युग्मक होता है मादा के, वो उसको कहा जाता है मादा युग्मक कहा जाता है। ठीक है, जो मुख्य रूप से आप पढ़े होंगे एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे। और मेल्स में हम लोग पढ़े थे क्या, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक, तो इस चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको साथ में बताने की कोशिश किया हूँ। आगे देखिए, पुष्पों में पुष्पीय जो पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, तो ये भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। पुष्पीय पौधों में भी दो तरह के पौधे होते हैं, एक लिंगी पौधा होता है, एक उभयलिंगी होता है। तो एक लिंगी पौधा में नर और जैसे पपीता हो गया, नर और मादा जो है अलग होता है, तो उनके लिए तो किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसमें निषेचन हो सके, तब जाके फल या फूल या बीज का निर्माण होगा। और एक पौधे ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, जैसे उभयलिंगी जो है, जैसे गुड़हल का हो गया, तो उसके लिए किसी बाहरी जो है परागण की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, स्वयं निषेचन हो जाता है। तो उसी के बारे में इसमें हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में देखा जाए तो जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। जननांग पुष्प में क्या होते हैं, आवृत बीजी के जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। लैंगिक जनन में क्या क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि पुष्प के कौन कौन सा भाग होता है। बाह्य दल जो पंखुड़ी कहा जाता है, पुंकेसर, स्त्री केसर। ठीक है, और पुंकेसर और स्त्री केसर ही मुख्य रूप से पुष्पों में क्या है, जनन भाग है, जनन अंग है। तो पुष्पों का जो जनन अंग है, मुख्य जनन अंग है, वो क्या है, स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, स्त्री केसर और पुंकेसर है। ठीक, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, ये मुख्य रूप से आप देखेंगे, ये वर्तिकाग्र है, ये है आपका परागकोश, पुंकेसर वाला भाग। ठीक है, जो थोड़ा सा पीला पीला टाइप का होता है, इसमें मुख्य रूप से आप फूलों में देखे होंगे, गुड़हल के फूल में, तो वो होता है क्या, आपका परागकण होता है। ठीक, और स्त्री को इसमें वर्तिकाग्र होती है, तो इसमें परागकण जब जाता है तो क्या होता है, मुख्य रूप से निषेचन होता है। और निषेचन, अच्छा ये वाला चीज जो पत्ता होता है हरा का, क्या होता है, बाह्य दल पुंज है। अच्छा, ये जो फूलों में जो ये पंखुड़ियां जो होती है ऐसे, उसको क्या कहा जाता है, दल कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक,
तो अगर एक लिंगी पौधा होगा तो उसमें या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्रीकेसर होगा, लेकिन अगर उभयलिंगी पौधा होगा तो उसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों के दोनों होंगे। ठीक है, अगर उभयलिंगी होगा तब, और एक लिंगी होगा तो या तो उसमें पुंकेसर होगा या तो उसमें स्त्रीकेसर होगा, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, अब एक लिंगी में आप याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, एक लिंगी में पपीता है और तरबूज है, तो तरबूज और पपीता ऐसे पौधे हैं जो एक लिंगी है, यानी इसमें या तो मेल पाया जाता है, मतलब या तो स्त्रीकेसर पाया जाता है या तो पुंकेसर पाया जाता है। ठीक, सब इसको समझ रहे होंगे। बाकी चीज अगर देखा जाए, गुड़हल और सरसों के बारे में अगर पूछा जाए तो एक ऐसे पुष्प है, उभयलिंगी पुष्प होता है, मतलब इसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो गुड़हल और सरसों के पुष्प में स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों के दोनों भाग पाए जाते हैं, इसलिए उभयलिंगी पुष्प ही इसको कहा जाता है। अब इसमें कौन सी क्रिया होती है, परागकण बनते हैं इसमें। अब परागण की प्रक्रिया होती है दो तरह से होता है, एक तो बाह्य निषेचन, एक आंतरिक निषेचन। एक तो बाह्य परागण होता है मुख्य रूप से कि किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे एक लिंगी में क्या होता है, कीट पतंगों वगैरह भौरा जो होते हैं उनकी आवश्यकता होती है, हवा जो होती है उसकी आवश्यकता, यानी कोई भी बाह्य चीज जो है, कारक जो है उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन जो उभयलिंगी होते हैं पुष्प, उसमें बाह्य कारक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसके स्त्रीकेसर और पुंकेसर एक ही भाग में होते हैं। तो इसमें अचानक से जो मुख्य रूप से पुंकेसर होता है उससे जो परागकण होते हैं वो निकल के स्त्रीकेसर के वर्तिका पर जाके गिर जाते हैं और फिर वह जाके मुख्य रूप से निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इसमें किसी बाह्य पराग मुख्य रूप से कणों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और जब इसमें निषेचन होता है, कहाँ पे निषेचन होता है, अगर पुष्पों में पूछा जाए कि कहाँ पे निषेचन होता है, तो मुख्य रूप से अंड कोशिका जो होती है वहां पे मुख्य रूप से इसका निषेचन होकर क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज जब बनता है तब जाके नए पौधे विकसित होते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, मुख्य रूप से नए पौधों का विकास होता है। ठीक, तो ये तो था हमारा आज का क्लास जो हम लोगों ने कवर किया है मुख्य रूप से अभी पुष्पों में और पेड़ पौधों में एक लिंगी और जो उभयलिंगी होता है वहां तक। कल हम लोग अगले जो क्लास है उसमें हम लोग मानव में जो जनन होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। वास्तव में हम लोगों ने क्लास 8 के एनसीईआरटी में इसको कवर भी किया है, तो यहाँ पे सारांश के रूप में पढ़ना है। बाकी उसके बाद से 1-2 क्लास के बाद से आपकी बायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारे प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। तो इसको सही से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं फिर कल हम लोग अपने पुराने शेड्यूल के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।